हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 111, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट इज। ल्यूकोट्राइन विरोधी कौन सी ड्रग से बताइएगा। ऑप्शन ए मोंटेलुकास्ट, बी इथियोनामाइड, सी मेट्रोनिडाजोल एंड डी नाइट्रोफ्यूरानिटोइन। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी मोंटेलुकास्ट। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोंटेलुकास्ट और जाफरीलुकास्ट जो होती हैं हमारी, ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग्स होते हैं। चलिए दोस्तों अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। इथियोनामाइड, दोस्तों जो इथियोनामाइड है हमारी वो क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी है, एंटी ट्यूबरकुलर। ठीक है, यानी एंटी टीबी ड्रग्स होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इथियोनामाइड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है। और ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो दोस्तों ये रिवर्स ड्रग्स फॉर रेसिस्टेंट केसेस। ये रिवर्स ड्रग है, रेसिस्टेंट के केस में यूज़ की जाती है। ठीक है, अच्छा मेट्रोनिडाजोल आपको पता ही होगा, मेट्रोनिडाजोल जो है हमारी एंटी एमियोबेसिस कैटेगरी की ड्रग है। और ये डेरिवेटिव किसका होती है दोस्तों, ये नाइट्रोइमिडाजोल्स की डेरिवेटिव है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोइमिडाजोल्स। ठीक, याद रखिएगा नाइट्रोइमिडाजोल्स डेरिवेटिव है। अच्छा नाइट्रोफ्यूरानिटोइन दोस्तों एक एंटीबायोटिक होती है ये। ठीक है, नाइट्रोफ्यूरानिटोइन क्या है, एंटीबायोटिक है और इट इज़ यूज टू ट्रीट यूटीआई। ठीक है, इट इज़ यूज टू ट्रीट यूटीआई। ठीक है, यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो याद रखिएगा नाइट्रोफ्यूरानिटोइन जो एंटीबायोटिक है इसका यूज़ करते हैं हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, क्रोहन्स डिसीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ बॉडी। क्रोहन रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है बताइएगा। ऑप्शन ए किडनी को, बी लीवर, सी पैनक्रियाज एंड डी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो याद रखिए जो क्रोहन्स डिसीज है हमारी वो जीआईटी को प्रभावित करती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं, ऑप्शंस के बारे में। किडनी का दोस्तों मेन फंक्शन क्या है हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छे से रट जाए। तो याद रखिएगा किडनी का जो मेन फंक्शन होता है, रिमूव्स वेस्ट एंड टॉक्सिन्स एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका काम क्या होता है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है, रिमूव्स वेस्ट एंड टॉक्सिन्स एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लीवर। लीवर के बारे में भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो ये भी आप नोट करिएगा। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बचा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में दोस्तों आपको कई बार बता चुके हैं। पैनक्रियाज जो होती है दोस्तों ये हमारे दो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को सीक्रेटेड करती है। ठीक है, फर्स्ट है आपका, एक तो है इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन को सीक्रेट करती है ये। ठीक है, इंसुलिन। ठीक, और सेकंड है हमारा ग्लूकागोन। दोस्तों कई बार बता चुके हैं, ये आपको रट जाना चाहिए अब तो। ठीक है, पैनक्रियाज हमारे दो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को सीक्रेट्स करती है, फर्स्ट इंसुलिन, सेकंड ग्लूकागोन। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है बताइएगा। ऑप्शन ए जॉइंटिस, बी अर्थराइटिस, सी कोलाइटिस एंड डी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।
तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी जॉइंडिस। तो याद रखिएगा दोस्तों, उर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड जो होता है उसका प्रयोग हम जॉइंडिस के ट्रीटमेंट में करते हैं। अब दोस्तों जॉइंडिस क्या होता है, जॉइंडिस के बारे में आपको पता ही है। जॉइंडिस में क्या होता है, इंक्रीज्ड बिलीरुबिन लेवल इन ब्लड। इसमें क्या होता है दोस्तों, जॉइंडिस में इंक्रीज हो जाता है हमारा बिलीरुबिन लेवल का, जो बिलीरुबिन लेवल है वो इंक्रीज्ड हो जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इंक्रीज्ड बिलीरुबिन लेवल इन ब्लड। अच्छा, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। और कोलाइटिस, कोलाइटिस में क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है, जिसको हम IBS कहते हैं। तो दोस्तों IBS इज ए कॉमन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, याद रखिएगा, जो IBS सिंड्रोम है हमारा, ये क्या है, GIT ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, विच ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ एयर्स। कान का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है, बताइएगा। ऑप्शन ए ऑप्थेल्मोलॉजी, बी ऑस्टियोलॉजी, सी ओटोलॉजी एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी ओटोलॉजी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कान के अध्ययन यानी ईयर्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओटोलॉजी कहते हैं। अच्छा दोस्तों ये बताइए, ऑप्थेल्मोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ आइज, स्टडी ऑफ आइज ऑप्थेल्मोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, ये होता है स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक, स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स हो गया हमारा, ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आइज, और दोस्तों ओटोलॉजी स्टडी ऑफ एयर्स। क्वेश्चन नंबर 115, स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स कम्स अंडर। तो दोस्तों बताइएगा, जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स होते हैं वो किस शेड्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए शेड्यूल पी, ऑप्शन बी शेड्यूल एम, ऑप्शन सी शेड्यूल ओ एंड ऑप्शन डी शेड्यूल एक्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, शेड्यूल ओ के अंतर्गत हमारे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों ये बताइए, शेड्यूल पी के अंतर्गत जो आते हैं, शेड्यूल पी के अंतर्गत आते हैं लाइफ पीरियड्स ऑफ ड्रग। ठीक है, लाइफ पीरियड्स। ठीक है, लाइफ पीरियड्स ऑफ ड्रग शेड्यूल पी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और शेड्यूल के अंतर्गत आता है दोस्तों GMP ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। GMP मीन्स होता है दोस्तों गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो GMP फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, और शेड्यूल ओ के अंतर्गत डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आते हैं। और दोस्तों शेड्यूल एक्स के अंतर्गत लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो शेड्यूल पी के अंतर्गत लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, शेड्यूल एम के अंतर्गत GMP ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और शेड्यूल एक्स के अंतर्गत लिस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। दोस्तों यदि आपने हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस की शेड्यूल्स को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड। दुनिया में फार्मेसी के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गैलन, बी RN चोपड़ा, सी चरक एंड डी विलियम हार्वे। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी गैलन। तो दोस्तों याद रखिएगा, गैलन जो है फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन बी देखते हैं, RN चोपड़ा। RN चोपड़ा मतलब रामनाथ चोपड़ा।
तो दोस्तों रामनाथ चोपड़ा जो हैं वो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आर एन चोपड़ा यानी रामनाथ चोपड़ा जो हैं इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। दोस्तों चरक, अच्छा चरक के बारे में बताइए। दोस्तों चरक जो है हमारे, ये कौन है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है, ये कौन है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, चरक जो है हमारे वो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन के फादर किसे कहा जाता है, चरक को। अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किस चीज़ की खोज की थी बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, विलियम हार्वे डिस्कवर्ड बाय ब्लड सर्कुलेशन, याद रखिएगा ब्लड सर्कुलेशन। तो विलियम हार्वे ने हमारे ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, यूजिनॉल इज प्रेजेंट इन। तो दोस्तों बताइएगा यूजिनॉल किस में मौजूद होता है। ऑप्शन ए सैना, बी तुलसी, सी कार्डामम एंड डी बशाका। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तुलसी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो यूजिनॉल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारा तुलसी में प्रेजेंट होता है और क्लोव बड्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तुलसी में भी होता है और ये क्लोव में भी होता है, याद रखिएगा क्लोव बड्स में भी होता है और सिन्नामन बार्क में भी यूजिनॉल पाया जाता है, ठीक है। और अच्छा सैना में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों सैना में जो होता है वो सैनोसाइड पाया जाता है, ठीक है, सैनो, ठीक है, सैनोसाइड ए एंड सैनोसाइड बी सैना में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कार्डामम, कार्डामम की फैमिली कौन सी होती है बताइएगा। तो दोस्तों कार्डामम की जो फैमिली होती है वो होती है जिंजीबरेसी, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, जिंजीबरेसी। अच्छा बसाका की फैमिली क्या होती है, ये आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से कि बसाका की फैमिली क्या होती है और बसाका का यूज़ किस में किया जाता है, ये आप कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, रोज वाटर टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर। किसके लिए गुलाब जल का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए टाइफाइड, बी डिप्थीरिया, सी रह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड डी सिफिलिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। याद रखिएगा जो रोज वाटर टेस्ट होता है वो किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, रह्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, ठीक है। अच्छा टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है आपको पता है, फिर भी आप नोट कर लीजिएगा, बिडाल टेस्ट, ठीक है, बिडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। और डिप्थीरिया के लिए दोस्तों शिक टेस्ट होता है और एक एलेक टेस्ट होता है, नोट कर लीजिएगा एलेक टेस्ट, ये हमारा डिप्थीरिया के लिए होता है, ठीक है। और सिफिलिस के लिए दोस्तों कौन सा टेस्ट होता है, सिफिलिस के लिए हमारा ये होता है कांस टेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा सिफिलिस के लिए कांस टेस्ट होता है और एक वासरमैन टेस्ट भी सिफिलिस के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, सुमाट्रिप्टिन इज यूज टू ट्रीट। सुमाट्रिप्टिन का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, बी डायरिया, सी ग्लूकोमा एंड डी माइग्रेन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों माइग्रेन, ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा जो सुमाट्रिप्टेन ड्रग्स होती है उसका प्रयोग हम माइग्रेन में करते हैं। और माइग्रेन दोस्तों आपको पता ही है ये एक प्रकार का हेड एक होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन दोस्तों आपको पता ही है हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जिसमें कि हम एम्लोडिपिन, निफेडिपिन वगैरह ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लूकोमा दोस्तों पता ही है ग्लूकोमा क्या है, ये एक आई डिसीज़ है, ठीक है, जिसमें कि हमारा डैमेज द आई ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, एंटीडोट फॉर वारफेरिन ओवरडोज इज। तो बताइएगा दोस्तों वारफेरिन किसकी ओवरडोज के लिए एंटीडोट है। ऑप्शन ए विटामिन के,
ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विटामिन के। तो याद रखिएगा दोस्तों, एंटीडोट फॉर वारफेरिन ओवरडोज इज विटामिन के। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है। तो दोस्तों कई बार हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से आप नोट कर लीजिएगा, फाइटोनाडायोन। ठीक है, ये हमारा फाइटोनाडायोन विटामिन के का है। ठीक है, ए का आपको पता ही है क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, और सी का भी आपको पता है, सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड। और डी का आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, डी का केमिकल नेम क्या होता है ये बताइएगा, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन देता है हमें एनर्जी आपको अच्छे से स्टडी कराने के लिए। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं, और नेक्स्ट क्लासेस आप किस पैटर्न पर चाहते हैं, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।